हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ओनली पर। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के विषय भूगोल, जिसकी किताब का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। क्या दोस्तों, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी, क्या दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर, ब्लूप्रिंट या प्रश्न पत्र का प्रारूप देखेंगे। क्या दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर, ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्र का प्रारूप देखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आएगा हमारे बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर। क्या दोस्तों, इस तरह से आएगा हमारे बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न पत्र की योजना कक्षा 12 विषय भूगोल। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न पत्र की जो योजना है, तो दोस्तों जो अपना भूगोल का पेपर होगा दोस्तों, उसका समय हमारे 2 घंटे 45 मिनट का होगा। क्या दोस्तों, 2 घंटे 45 मिनट। दोस्तों पहले अपना पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होता था। तो दोस्तों सरकार ने अपना आधे घंटे के समय में कटौती कर दी है। कि दोस्तों आधे घंटे के समय में कटौती। तो दोस्तों अपना पेपर 2 घंटा 45 मिनट का होगा। दोस्तों जो अपना भूगोल का पेपर होगा दोस्तों, उसका पूर्णांक 56 नंबर का होगा। तो अर्थात दोस्तों जो अपने बोर्ड के अंदर जो अपना पेपर आएगा दोस्तों, वह 56 नंबर का होगा। तो ध्यान देना, 56 नंबर का। दोस्तों अपना पहला पॉइंट देखिए, उद्देश्य हेतु अंकबार। तो दोस्तों देखिए, उद्देश्य हेतु अंकबार क्या है। तो दोस्तों पहला है अपना ज्ञान। तो दोस्तों देखिए, ज्ञान आधारित दोस्तों अपने 19 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों। क्या? ज्ञान आधारित 19 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों। और ये 19 अंक के प्रश्न दोस्तों 33.92% के हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपना दूसरा नंबर का है अवबोध। दोस्तों अवबोध आधारित अपने 23 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों, जो 41.08% के हैं। ठीक है दोस्तों, 41.08। दोस्तों अपना तीसरा नंबर का है अभिव्यक्ति। दोस्तों अभिव्यक्ति आधारित अपने 10 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों, और दोस्तों ये 17.82% के होंगे। ओके दोस्तों, अपने 4 नंबर का है या दोस्तों अपना 4 नंबर वाला है मौलिकता। दोस्तों अपने मौलिकता आधारित 4 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों, जो अपने 7.15% के हैं। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार अपने 4 प्रकार के हो गए, ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति, मौलिकता। दोस्तों इन चारों को मिलाकर दोस्तों अपने 56 नंबर का पेपर बन गया। पहला ज्ञान आधारित 19, अवबोध आधारित 23, अभिव्यक्ति आधारित 10 और मौलिकता आधारित 4। दोस्तों इस प्रकार अपने 56 नंबर का पेपर हो गया दोस्तों, और इनके प्रतिशत दोस्तों 100 हो गए। अर्थात दोस्तों 56 नंबर का पेपर अपने 56 नंबर के पेपर के अंदर अपना 100% हो गया। ओके, अब देखिए आगे। दोस्तों दूसरा पॉइंट देखिए अपना, प्रश्नों के प्रकारवार अंकवार। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसे देखिए दोस्तों। पहला है दोस्तों अपने वस्तुनिष्ठ। दोस्तों अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 13 होगी दोस्तों, जो अपने 1-1 नंबर के होंगे। दोस्तों अपने 13 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे दोस्तों। इनके कुल अंक प्रतिशत दोस्तों 23.23% दोस्तों, और इनके दोस्तों प्रतिशत प्रश्नों का दोस्तों 36.12% है दोस्तों। और ये अपने 10 नंबर के अंदर हमें इन प्रश्नों को करना है। कि दोस्तों अपने 13 प्रश्नों को जो 1-1 नंबर के दोस्तों, इनको अपने 10 मिनट के अंदर करना है। दोस्तों अपना दूसरा नंबर का है अत्यलघुरात्मक। दोस्तों अपने अत्यलघुरात्मक प्रश्नों की संख्या दोस्तों 4 होगी, जो 1-1 नंबर के होंगे दोस्तों। और इनके कुल अंक प्रतिशत दोस्तों 7.14 है दोस्तों। इनके प्रतिशत प्रश्नों का दोस्तों 11.12 है दोस्तों। और इनको हमें 25 मिनट के अंदर करना है। क्या दोस्तों, 25 मिनट के अंदर हमें 1-1 नंबर के 4 प्रश्न दोस्तों उनको करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। दोस्तों अपने आगे आते हैं लघुरात्मक प्रश्न। दोस्तों लघुरात्मक प्रश्न अपने दोस्तों 12 प्रश्न आएंगे दोस्तों अपने लघुरात्मक दोस्तों, जो 1.5 नंबर के होंगे दोस्तों। उनके कुल अंक प्रतिशत 32.14 है दोस्तों। उनका प्रतिशत प्रश्नों का दोस्तों 33.33 है दोस्तों। इनको भी हमें 25 मिनट के अंदर करना है। ओके दोस्तों, अपने चौथा नंबर का दोस्तों दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। दोस्तों अपने दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न दोस्तों 3 आएंगे दोस्तों, जो 3-3 नंबर के होंगे दोस्तों। दोस्तों इनके कुल अंक प्रतिशत 16.07% है। उनका प्रतिशत प्रश्नों का 8.33% है। और इनको दोस्तों में 25 मिनट के अंदर करना है।
दोस्तों उसके बाद हमारा निबंधात्मक प्रश्न आएगा दोस्तों। अपने निबंधात्मक 2 प्रश्न आएंगे दोस्तों, जो 4-4 नंबर के होंगे। और दोस्तों इनका कुल अंक प्रतिशत दोस्तों 14.28% दोस्तों। और इनका प्रतिशत प्रश्न होगा दोस्तों 5.55% है। और इनको हमें 35 मिनट के अंदर करना है। ओके दोस्तों, उसके बाद हमारे मानचित्र भी आएगा दोस्तों। अपने मानचित्र आधारित दोस्तों 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के दोस्तों। इनका दोस्तों कुल अंक प्रतिशत 7.14% है। और दोस्तों इनका प्रतिशत प्रश्न होगा दोस्तों 5.55% है। इनको हमें 45 मिनट के अंदर करना है। ओके दोस्तों, इस प्रकार हमने कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों हमने 36 होगी दोस्तों। दोस्तों अपने कुल अंक प्रतिशत दोस्तों 100% हो गया। और दोस्तों अपने प्रतिशत प्रश्नों का 100% हो गया। और दोस्तों जो अपना समय है, जो अपना 165 मिनट अर्थात 2 घंटे 45 मिनट के अंदर। तो दोस्तों यह था हमारा दूसरा पॉइंट, प्रश्नों के प्रकारवार अंकवार। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। ठीक है दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है विषय वस्तु का अंकवार। दोस्तों अब हम देखेंगे कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला जो चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का दोस्तों। हमारा पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। दोस्तों यह 4 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। मानव भूगोल 4 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। यह 7.14% है इस पार्ट का प्रतिशत। ठीक है दोस्तों हमारा दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। दोस्तों यह चैप्टर हमारे 2 नंबर का है दोस्तों। और दोस्तों यह 3.57% का ये चैप्टर। ठीक है दोस्तों, अपना तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन का दोस्तों। जनसंख्या संगठन दोस्तों यह चैप्टर अपने 4 नंबर का है क्या दोस्तों, 4 नंबर का। और दोस्तों इसका प्रतिशत अपने 7.14% है इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों अपना चौथा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं। दोस्तों प्राथमिक क्रियाएं दोस्तों 2 नंबर का चैप्टर है। दोस्तों इसका प्रतिशत 3.57% का चैप्टर है दोस्तों ये। और दोस्तों अपना द्वितीय क्रियाएं जो चैप्टर है क्या दोस्तों, अपना 5वां चैप्टर द्वितीय क्रियाएं। दोस्तों यह चैप्टर 5 नंबर का है। और दोस्तों इसका प्रतिशत 8.92% है इस चैप्टर का। दोस्तों अपना छठा चैप्टर आता है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। दोस्तों ध्यान देना, यह 5 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। और इसका प्रतिशत 8.92% है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपना मानव बस्ती वाला चैप्टर आता है दोस्तों 7वां। दोस्तों यह चैप्टर अपने 4 नंबर का दोस्तों। और ये 7.14% है इसके इस चैप्टर के। तो इसके बाद हमारा मानचित्र कार्य दोस्तों विश्व का। दोस्तों ध्यान देना, अपना मानचित्र का कार्य दोस्तों विश्व का मानचित्र आएगा दोस्तों, जो अपने 2 नंबर का होगा दोस्तों। और इसका प्रतिशत 3.57% है दोस्तों। इसके बाद हमारी दूसरी बुक चालू हो जाती है दोस्तों दूसरी बुक का पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। दोस्तों यह चैप्टर अपने 2.5 नंबर का है दोस्तों। और इसका प्रतिशत 4.46 है इस चैप्टर का दोस्तों। इसके बाद अपना 10वां चैप्टर आता है प्रवास प्रकार कारण और परिणाम। दोस्तों यह चैप्टर 1.5 नंबर का है दोस्तों। और ये 2.67% इस चैप्टर के दोस्तों। इसके बाद अपना मानव बस्ती वाला चैप्टर आता है, इसे हम 11वां पार्ट बोल सकते हैं दोस्तों। यह चैप्टर दोस्तों अपने 4 नंबर का दोस्तों। और इसका प्रतिशत 7.14% है इस चैप्टर का दोस्तों। इसके बाद अपने भू संसाधन तथा कृषि वाला चैप्टर आता है दोस्तों। ये 12वां चैप्टर है दोस्तों। और ये 3.5 नंबर का था दोस्तों। ये 3.5 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। और इसका प्रतिशत दोस्तों 6.25 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अपना जल संसाधन वाला चैप्टर था दोस्तों। अपने जल संसाधन वाला चैप्टर दोस्तों 5.5 नंबर का दोस्तों। ध्यान देना, सबसे ज्यादा नंबर वाला ये चैप्टर अपना जल संसाधन, इसको आपको ध्यान से पढ़ना दोस्तों। और इसका प्रतिशत अपने 9.82% का चैप्टर है दोस्तों। ये ध्यान देना प्रतिशत के अंदर दोस्तों। उसके बाद अपने खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर आता है दोस्तों। इसे आप 14वां चैप्टर बोल सकते हैं दोस्तों। ये अपने 1 नंबर का सिर्फ दोस्तों, 1 नंबर का दोस्तों अपने 1.84 पार्ट के प्रतिशत है दोस्तों। इसके बाद अपने निर्माण उद्योग वाला चैप्टर आता है दोस्तों। अपने निर्माण उद्योग दोस्तों 4 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। ये अपने 7.14% का चैप्टर है दोस्तों। इसके बाद अपने परिवहन तथा संचार वाला चैप्टर आता है दोस्तों। परिवहन तथा संचार दोस्तों ये 4 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। इसका प्रतिशत 7.14 है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपना मानचित्र कार्य और आखिरी पॉइंट आता है दोस्तों भारत। तो पहले अपने विश्व का आया था दोस्तों मानचित्र कार्य दोस्तों। अपने लास्ट के अंदर भारत का आएगा दोस्तों। अर्थात हमने 2 मैप आएंगे 2-2 नंबर के, भारत का विश्व का दोस्तों। ये भी 2 नंबर का है दोस्तों। इसका प्रतिशत 3.57% है। ओके
तो दोस्तों हमने दो मानचित्र आएंगे, एक भारत का एक विश्व का, दोनों दो दो नंबर के। तो दोस्तों इस प्रकार अपने टोटल 17 टॉपिक हो गए दोस्तों, ध्यान देना 17 टॉपिक। दोस्तों इनका अंक बार लगा है 17 टॉपिक का दोस्तों, अपना 56 आता है दोस्तों। दोस्तों आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये अपने 17 चैप्टर है दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। इनका अंक बार 56 का हो गया दोस्तों, इनका प्रतिशत दोस्तों 100% हो गया। इनको आप जोड़ के भी देख सकते हो। इस प्रकार दोस्तों अपना पेपर 56 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो सबसे अब हमारा मेन पॉइंट है दोस्तों, ब्लू प्रिंट। दोस्तों विषय भूगोल का ब्लू प्रिंट देखें दोस्तों आप, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझना है कि कौन से चैप्टर से कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारा पहला चैप्टर था मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। दोस्तों ये अपने 4 नंबर का चैप्टर दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, इसके अंदर 1% वस्तुनिष्ठ आएगा दोस्तों। क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों, 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा दोस्तों। आप देख रहे हो इसके अंदर एक लिखा हुआ है दोस्तों, 1 नंबर का 1 प्रश्न दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इस चैप्टर से अपने एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा दोस्तों, 1.5 नंबर का 1 प्रश्न दोस्तों बाहर जो लिख रहे हैं ना 1.5 दोस्तों, ये तो है कि कितने नंबर का प्रश्न आएगा दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है 1.5, अंदर कोष्टक के अंदर जो दे रखा है 1 दोस्तों, एक क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 1.5 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, उसके बाद फिर अपना एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1.5 नंबर का 1 दोस्तों। ध्यान देना 1.5 3 और दोस्तों 1 ये दोस्तों अपना पहला चैप्टर हो गया मानव भूगोल, प्रकृति विषय क्षेत्र, 4 नंबर का 1 प्रश्न वस्तुनिष्ठ, फिर एक 1.5 नंबर का लघु उत्तरात्मक, फिर एक प्रश्न दोस्तों 1.5 नंबर का लघु उत्तरात्मक दोस्तों। इससे इस प्रकार हमारा टोटल 3 प्रश्न आएंगे जो 4 नंबर के होंगे, 1.5 नंबर के 2 और 1 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अब अगले चैप्टर की ओर चलिए। दोस्तों हमारा दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। दोस्तों ये अपने 2 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। क्या, ओनली 2 नंबर का दोस्तों। इसमें देखिए एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 1 नंबर का 1 प्रश्न दोस्तों। उसके बाद फिर एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1 नंबर का 1। ठीक दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों इस चैप्टर से हमारे केवल 2 प्रश्न आएंगे दोस्तों, जो 2 नंबर के होंगे, अर्थात 1 नंबर का 1 प्रश्न। ठीक दोस्तों, हमारा पूर्णांक 56 नंबर का होगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर की ओर। दोस्तों अपना तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन। ठीक दोस्तों, यह अपने 4 नंबर का चैप्टर दोस्तों, 4 नंबर दोस्तों। इस चैप्टर से केवल एक ही प्रश्न आएगा दोस्तों, निबंधात्मक। ध्यान देना दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्न आएगा 1 प्रश्न, 4 नंबर का ओनली दोस्तों। ध्यान देना केवल एक प्रश्न, इसमें छोटे प्रश्न याद नहीं करने, बड़े प्रश्न याद करने दोस्तों। देखिए ओनली दोस्तों 1 प्रश्न आएगा 4 नंबर का। ठीक है दोस्तों अपना चौथा चैप्टर है प्राथमिक क्रिया। दोस्तों ये भी अपने 2 नंबर का चैप्टर है ओनली दोस्तों। इससे 1 प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ, 1 नंबर का 1 प्रश्न दोस्तों। फिर एक अति लघुत्तरात्मक है दोस्तों, 1 प्रश्न 1 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार इस चैप्टर से केवल अपने 2 प्रश्न आएंगे दोस्तों। ध्यान देना 2 प्रश्न 2 नंबर के, अर्थात एक प्रश्न 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे ओनली दोस्तों। अपना 5वां चैप्टर है द्वितीय क्रिया दोस्तों। यह दोस्तों अपने 5 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों 1 प्रश्न 1 नंबर का दोस्तों, फिर 1 प्रश्न 1 नंबर का, फिर दोस्तों 1 प्रश्न 3 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार इस पार्ट से अपने द्वितीय क्रिया है दोस्तों, इस पार्ट से अपने 3 प्रश्न आएंगे दोस्तों। वह अपने 3 प्रश्न देखो दोस्तों, 5 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। ठीक दोस्तों, एक 3 नंबर का और एक नंबर दोस्तों। अब हमारा छठा चैप्टर देखिए दोस्तों। छठा चैप्टर अपना तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप दोस्तों। इस चैप्टर अपने 5 नंबर का दोस्तों। इसमें से 1 प्रश्न 1 नंबर का दोस्तों वस्तुनिष्ठ दोस्तों। इसके बाद फिर अपना 1 प्रश्न आएगा दोस्तों 1 नंबर का लघुत्तरात्मक दोस्तों। उसके बाद इसमें से 1 प्रश्न 3 नंबर का आएगा दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 3 नंबर का 1 प्रश्न दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये चैप्टर भी अपने 5 नंबर का दोस्तों। इसमें से 3 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न 5 नंबर के। ठीक है दोस्तों देखिए अपना 7वां चैप्टर मानव वस्तु दोस्तों। ये अपने दोस्तों 4 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। इसमें से 1 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा दोस्तों, फिर 1 प्रश्न 1.5 नंबर का आएगा दोस्तों, फिर 1 प्रश्न दोस्तों 1.5 नंबर का आएगा दोस्तों। इस प्रकार अपने इसमें से 3 प्रश्न आएंगे, 1.5 नंबर के 2, 1 नंबर का 1 प्रश्न दोस्तों। इस प्रकार टोटल इस पार्ट दोस्तों अपने 3 प्रश्न आएंगे दोस्तों, जो 4 नंबर के होंगे दोस्तों। ध्यान देना 3 प्रश्न आएंगे जो 4 नंबर के होंगे। ओके दोस्तों, अब अपना 8वां ये देखिए टॉपिक मानचित्र कार्य विश्व दोस्तों। इससे ओनली हमारा 2 नंबर का मैप आएगा दोस्तों। इसमें दे रखा है दोस्तों, देखिए ब्लूप्रिंट के अंदर 2 1 दोस्तों, मतलब 2 हमें विश्व के अंदर 2 स्थल बनने दोस्तों, या 2 जगह बननी है। कौन सी कहाँ पर है दोस्तों,
एक नंबर की आएगी 2 जगह, उसको हमें बढ़ना है विश्व के मानचित्र के अंदर दोस्तों। ठीक दोस्तों, मतलब एक नंबर के 2%। ओके दोस्तों, अब हमारी फिर दूसरी बुक स्टार्ट होती है दोस्तों, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन दोस्तों। इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये चैप्टर अपने दोस्तों, ये अपना 9वां चैप्टर जनसंख्या वाला दोस्तों, ये अपने 2.5 नंबर का होने दोस्तों। क्या 2.5 नंबर का दोस्तों, इससे 1% 1 नंबर का दोस्तों और 1% 1.5 नंबर का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपने इस चैप्टर से ओनली 2% आएंगे दोस्तों। तो ध्यान देना, 2% आएंगे दोस्तों 2.5 नंबर के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अपना प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम दोस्तों, ये अपने 1.5 नंबर का पार्ट ओनली दोस्तों, 1.5 नंबर का दोस्तों, इससे 1.5 नंबर का 1% आएगा ओनली। ठीक है दोस्तों, देखिए 1.5 नंबर का 1% ओनली दोस्तों। जो अपना 11वां चैप्टर है मानव बस्ती है दोस्तों, ये अपने 4 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। इसके अंदर से 1% 1 नंबर का दोस्तों, फिर ध्यान देना, फिर 1.5 नंबर का 1% दोस्तों, फिर इसके अंदर 1.5 नंबर का 1% दोस्तों। इस प्रकार इससे अपने 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार इस चैप्टर से हमने 3% आएंगे दोस्तों, जो 4 नंबर के होंगे। ध्यान देना दोस्तों, 3% जो 4 नंबर के दोस्तों। अपना 12वां चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि दोस्तों, यह चैप्टर अपने 3.5 नंबर का है दोस्तों। इसमें से दोस्तों 2% 1 नंबर का आएगा दोस्तों और 1.5 नंबर का 1% आएगा दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों अपने इस चैप्टर के अंदर से दोस्तों 3% आएंगे दोस्तों, 3.5 नंबर के होंगे दोस्तों। 1.5 नंबर का 1 नंबर के 2% दोस्तों। इस प्रकार से 3.5 नंबर के 3% आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपना 13वां चैप्टर जल संसाधन दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके अंदर 1% दोस्तों 1 नंबर का दोस्तों, 1.5 नंबर का दोस्तों 1% दोस्तों, 3 नंबर का 1% दोस्तों। ध्यान देना, जिस चैप्टर सबसे बड़ा है दोस्तों अपने दोस्तों, इस चैप्टर से अपने 5.5 नंबर के दोस्तों 3% आएंगे दोस्तों। 1% 3 नंबर का, 1% 1.5 नंबर का, 1% 1 नंबर का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने इसके अंदर 3% आएंगे दोस्तों, जो 5.5 नंबर के होंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए हमने दोस्तों 14वां चैप्टर है दोस्तों अपने खनिज तथा ऊर्जा संसाधन दोस्तों। ये चैप्टर अपने केवल 1 नंबर का दोस्तों, और इस चैप्टर से हमने दोस्तों एक वस्तुनिष्ठ आएगा दोस्तों 1 नंबर का। ओके देखिए दोस्तों आगे, ये देखिए दोस्तों 1 नंबर का 1%। अब आगे चलिए दोस्तों, अपना 15वां चैप्टर है दोस्तों निर्माण उद्योग दोस्तों। ये चैप्टर अपने 4 नंबर का दोस्तों, 4 नंबर का दोस्तों। इससे केवल 1% आएगा दोस्तों 4 नंबर का। ओके, जो निबंधात्मक होगा दोस्तों, देखिए 4 नंबर का 1% दोस्तों। अपना 16वां चैप्टर देखिए दोस्तों परिवहन तथा संचार दोस्तों। इसके अंदर से दोस्तों 1% 1 नंबर का दोस्तों, 1.5 नंबर का 1% दोस्तों, फिर 1.5 नंबर का 1% दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों इस चैप्टर से हमने केवल 4 नंबर के 3% आएंगे दोस्तों। ध्यान देना, 4 नंबर के 3%। ओके दोस्तों, अपना 17वां आखिरी पॉइंट देखिए दोस्तों मानचित्र कार्य दोस्तों भारत दोस्तों। पहले अपने विश्व का आया था दोस्तों, देखिए इसके अंदर दोस्तों यह केवल अपने 2 नंबर का आएगा दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, ये देखिए 2 जगह पूछे जाएगी दोस्तों, जो 1 नंबर की होगी, अर्थात इसके अंदर 2 जगह पूछे जाएंगे, जिसके हमें भारत के अंदर पढ़ना है वो कौन सी जगह कहाँ पर है। तो देखिए 1 नंबर के 2%। ओके दोस्तों, अपने जो पूर्णांक का दोस्तों 56 नंबर का है दोस्तों, ब्लू प्रिंट के अनुसार देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों 4 2 4 2 5 5 4 2 2.5 1.5 4 3.5 5.5 1 4 4 2 दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अपने देखो 56 नंबर का पेपर होगा दोस्तों। 1 3 1 1 3 3 3 1 2 1 3 3 3 2 1 2 3 दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अपने ये दोस्तों 36% होगा दोस्तों। 56 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, ध्यान रखना 36% आएंगे दोस्तों, और अपना पेपर होगा 56 नंबर का। ओके दोस्तों, ये था अपना ब्लू प्रिंट। आई होप दोस्तों आपको ये ब्लू प्रिंट समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसका हम मॉडल पेपर देखेंगे, जिससे यह हमें और भी अच्छा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर। दोस्तों देखिए, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2022 दोस्तों। देखिए दोबारा से, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2022 हल सहित दोस्तों मॉडल पेपर 1 है हमारा उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 भूगोल दोस्तों। देखिए समय अपना वही 2 घंटे 45 मिनट का दोस्तों। अपने पूर्णांक वही 56 नंबर का दोस्तों। पहले हम सामान्य निर्देश देखते हैं, ठीक है दोस्तों। और पहला सामान्य निर्देश दोस्तों, परीक्षार्थी 100% अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे।
सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो अपना खंड दोस्तों, इसके अंदर अपने अभ्यसद वाले प्रश्न आएंगे दोस्तों, और इन प्रश्नों की संख्या दोस्तों अपने 9 होगी दोस्तों। अपने 9 प्रश्न आएंगे अभ्यसद वाले, जो एक नंबर के होंगे दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी दोस्तों? पहला देखिए दोस्तों अपना है एलियन सी सैंपल दोस्तों, दूसरा अपना रियर्जेल दोस्तों, तीसरा अपना ग्रिफिथ टेलर दोस्तों, अपना दोस्तों चौथा है विडाल डी ला ब्लास दोस्तों। दोबारा से देखिए, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन दोस्तों, ये भूगोल की उक्त परिभाषा दोस्तों अपने महान भूगोलवेत्ता दोस्तों रियर्जेल ने दी थी दोस्तों। ध्यान देना, रियर्जेल की यह परिभाषा है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन दोस्तों रियर्जेल इसका आंसर है दोस्तों। अपना दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक दोस्तों, ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर आर्थिक पूछा दोस्तों। अपने जो अपना आर्थिक कारण देखिए दोस्तों, पहला है भू आकृति, जलवायु, औद्योगिकरण दोस्तों, मृदा। ये दोस्तों मृदा है दोस्तों। ये देखो भू आकृति दोस्तों, ये तो अपने भौगोलिक कारक में आती है दोस्तों, ये तो इसका आंसर नहीं है। जलवायु ये भी अपने भौगोलिक कारक के अंदर आती है दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। ये औद्योगिकरण ये अपने भौगोलिक कारक में नहीं आता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा औद्योगिकरण दोस्तों। ध्यान देना, औद्योगिकरण दोस्तों। देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक दोस्तों अपना औद्योगिकरण है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर है औद्योगिकरण। ठीक है दोस्तों, इसका दवा देखिए दोस्तों, मृदा दोस्तों, ये भी अपने भौगोलिक कारक के अंदर आती है दोस्तों, इसलिए इसका उत्तर केवल औद्योगिकरण है। ओके दोस्तों, अपना तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण दोस्तों? ध्यान देना, भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण दोस्तों देखिए, गेहूं है या चावल है या दोस्तों अंगूर है या दोस्तों मक्का है दोस्तों। देखिए इसका आंसर दोस्तों मक्का भी नहीं है, चावल भी नहीं है, गेहूं भी नहीं है दोस्तों, हमने बचा क्या? अंगूर दोस्तों। भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण अंगूर है दोस्तों। अंगूर से दोस्तों मदिरा बनाई जाती है भूमध्य सागरीय कृषि के अंदर दोस्तों, क्या? अंगूर से मदिरा। ओके, तो अपना आंसर है अंगूर, अंगूर। ओके दोस्तों, अपना चौथा प्रश्न है, कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है दोस्तों? क्या कच्चे लोहे में क्या मिला दे कि जिससे इस्पात बन जाए दोस्तों? कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर या सिलिका दोस्तों। तो दोस्तों अपना आंसर है मैग्नीज। कच्चे लोहे में इस मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है दोस्तों, क्या? मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। ओके, तो अपना आंसर है मैग्नीज दोस्तों। अपना पांचवा प्रश्न है, विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी दोस्तों? विश्व की अर्थात पूरे विश्व की प्रथम मेगा सिटी दोस्तों शिकागो है, टोक्यो है दोस्तों, न्यूयॉर्क है दोस्तों, लंदन दोस्तों। इन चारों में से अपना आंसर है दोस्तों, शिकागो भी नहीं है, टोक्यो भी नहीं है, न्यूयॉर्क भी नहीं दोस्तों, अपना लंदन विश्व की प्रथम मेगा सिटी है दोस्तों। ध्यान देना, लंदन विश्व की प्रथम मेगा सिटी है। ओके, ये इसका आंसर दोस्तों। अपना छठा प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई? तो दोस्तों अपने भारत की प्रथम जनगणना 1872 में की गई, 1873 दोस्तों, 1874 या दोस्तों 1875 दोस्तों। इनमें से अपना आंसर है दोस्तों ये देखिए 1872 में भारत की प्रथम जनगणना आयोजित की गई। ओके, ये अपना आंसर 1872 दोस्तों। सातवां प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है दोस्तों? भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है दोस्तों? 5 में करती है या 6 में करती है दोस्तों, या 7 में दोस्तों, या 8 के अंदर दोस्तों? तो अपना आंसर इसके अंदर है अपना 6। तो ध्यान देना, भारत की जनगणना नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है दोस्तों। कितने में? 6 वर्गों। ओके दोस्तों, अपना 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल दोस्तों? रबी की फसल है दोस्तों, चावल है या कपास है दोस्तों, या मक्का है दोस्तों, या गेहूं है दोस्तों? ध्यान देना, अपना चावल भी नहीं है रबी की प्रमुख फसल, कपास भी नहीं है दोस्तों, मक्का भी नहीं है दोस्तों, बचा के अपने गेहूं।
दोस्तों गेहूं अपने रबी की प्रमुख फसल है, ध्यान देना। तो अपना आंसर हुआ गेहूं। दोस्तों अपने खंड अ का आखिरी और 9वां जो अवशब्द आता है वो देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अयस्क का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है दोस्तों? क्या दोस्तों अयस्क का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है दोस्तों? हेमाटाइट का किया जाता है दोस्तों, मैग्नेटाइट है दोस्तों, या बॉक्साइट, या दोस्तों गैलेना। तो दोस्तों इन चारों में से अपना आंसर है बॉक्साइट। क्या दोस्तों? बॉक्साइट। दोस्तों ये था अपना खंड है जिसके अंदर अवशब्द प्रश्न आएंगे दोस्तों 9 नंबर की। ओके, अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। मतलब पहले प्रश्न के अंदर 9 प्रश्न आएंगे अवशब्द वाले। ओके दोस्तों, उसके बाद अपना दूसरा प्रश्न आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें दोस्तों। हमने रिक्त स्थान दोस्तों एक के नंबर के 4 रिक्त स्थान आएंगे दोस्तों, 4। पहले प्रश्न के अंदर दोस्तों अवशब्द आएंगे 9, उसके बाद दूसरा प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला। इसके अंदर दोस्तों हमने 4 प्रश्न आएंगे दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न जो एक नंबर का होगा, प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है दोस्तों खाली स्थान कहलाती है दोस्तों? 2 नोडों को जोड़ती है दोस्तों खाली स्थान कहलाती है दोस्तों, योजक कहलाती है दोस्तों, ध्यान देना। सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है दोस्तों योजक कहलाती है। यह था अपना पहला रिक्त स्थान। दूसरा रिक्त स्थान देखिए आप। तो दूसरा अपना रिक्त स्थान है भारत का चावल उत्पादन विश्व में खाली स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान अपने भारत का चावल उत्पादन में दोस्तों? अपना दूसरा स्थान है दोस्तों, ध्यान देना, दूसरा स्थान। ओके दोस्तों अपना तीसरा खाली स्थान है नीरू मीरू कार्यक्रम का संबद्ध खाली स्थान संसाधनों के संरक्षण से दोस्तों। क्या? नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध खाली स्थान संसाधनों के संरक्षण से दोस्तों, अपने जल संसाधनों के संरक्षण से दोस्तों। ओके दोस्तों अपना चौथा और आखिरी खाली स्थान था दोस्तों नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर दोस्तों, खाली स्थान में स्थित है दोस्तों। दोबारा देखिए दोस्तों, अपने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर दोस्तों अपने हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर दोस्तों। यह था अपना दूसरा प्रश्न के 4 खाली स्थान। ओके, अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना तीसरा प्रश्न अति लघुत्मक प्रश्न वाला दोस्तों आएगा। तो इसके अंदर भी अपने एक के नंबर के 4 प्रश्न आएंगे दोस्तों। क्या? एक के नंबर के 4 प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न अपने प्रतिकृत कारकों के 2 उदाहरण लिखिए दोस्तों। प्रतिकृत कार्य के 2 उदाहरण दोस्तों देखिए। पहला है बेरोजगारी, दूसरा प्रतिकूल जलवायु दोस्तों। ये थे अपने प्रतिकृत कार्य के 2 उदाहरण। दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न है विवर्त जनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है दोस्तों? क्या? विवर्त जनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है दोस्तों? इसका उत्तर देखिए, इसमें सुरक्षात्मक पूर्वों के दोस्तों पूर्वोपायों एवं उपकरणों में अतिरिक्त खर्च कम तथा उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है दोस्तों। क्या? इसमें सुरक्षात्मक पूर्वोपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च कम तथा उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है दोस्तों। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न देखिए तुलनात्मक वाला। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में कोई एक अंतर बताइए दोस्तों। क्या? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योग में कोई एक अंतर दोस्तों देखिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं दोस्तों। क्या? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है दोस्तों। यह था अपना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं निजी क्षेत्र। दोस्तों अपने तीसरा प्रश्न का चौथा और आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विकासशील देशों में अंकीय विभाजक को कम करने हेतु एक सुझाव दीजिए दोस्तों। क्या? विकासशील देशों में अंकीय विभाजक को कम करने हेतु एक सुझाव देखिए दोस्तों। इसका उत्तर महानगरों के समीप के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाई जाए दोस्तों। क्या? कि अपने महानगरों के समीप के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाई जाए दोस्तों। यह था अपने विकासशील देशों में अंकीय विभाजन को कम करने हेतु एक सुझाव दोस्तों। ये अपना था तीसरा प्रश्न, जिसके अंदर एक नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। ओके दोस्तों, अब अपना खंड ब देखिए। तो खंड ब के अंदर दोस्तों अपने लघुत्मक प्रश्न आएंगे दोस्तों। क्या? लघुत्मक प्रश्न आएंगे दोस्तों। और अपने लघुत्मक प्रश्नों की संख्या दोस्तों 12 प्रश्न होंगे दोस्तों। अपने 12 प्रश्न आएंगे 1.5 नंबर के दोस्तों, ध्यान देना, 1.5 नंबर के 12 प्रश्न। दोस्तों अपने देखिए चौथा प्रश्न
संभववाद को स्पष्ट करें दोस्तों। और ये अपने 1.5 नंबर का प्रश्न दोस्तों, संभववाद। तो देखिए इसका आंसर, समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं दोस्तों। क्या? कि समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं दोस्तों। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाओं की छाप स्पष्ट रूप से सर्ववर्त क्या दोस्तों, सर्ववर्त दिखलाई देती है। फ्रांसीसी विद्वानों ने इसे संभववाद के नाम से संबोधित किया है दोस्तों। यह था अपना संभववाद वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये अपने था 1.5 नंबर का। दोस्तों 5वां प्रश्न देखिए, आपके अनुसार नव निश्चयवाद का क्या महत्व दोस्तों। नव निश्चयवाद का महत्व देखिए दोस्तों, नव निश्चयवाद संकल्पना, प्रकृति एवं मानवीय क्रियाओं के मध्य एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है दोस्तों। यह संकल्पना हमें बताती है कि किसी प्रदेश के विकास की योजना प्रकृति के साथ सामंजस्य या समन्वय करते हुए बनानी चाहिए, अन्यथा हमें कई पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तथा इससे पर्यावरण को हानि पहुंचेगी दोस्तों। यह था अपना नव निश्चयवाद का क्या महत्व दोस्तों। ये भी अपने 1.5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 6वां प्रश्न देखिए, अपने मानव बस्ती को परिभाषित करिए दोस्तों। मानव बस्ती 1.5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। ये एक स्थान जो कि साधारणतया स्थायी रूप से बसा हो उसे मानव बस्ती कहते हैं दोस्तों। दोबारा से देखिए दोस्तों, एक स्थान जो कि साधारणतया स्थायी रूप से बसा हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। अर्थात मानव के आवासों के उस संगठित निवास स्थान को बस्ती कहा जाता है जिसमें उनके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों तथा उनके आवागमन के मार्गों को सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। यह था अपना मानव बस्ती दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अपना 7वां प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के 3 उपाय सुझाइए। तो दोस्तों ग्रामीण अर्थात गांव की बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के 3 उपाय दोस्तों। देखिए, पहला, अपने ग्रामीण बस्तियों में बड़ी टंकियों का निर्माण कर घर घर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए दोस्तों। जो ग्रामीण बस्तियों के अंदर बड़ी टंकियां होती है दोस्तों, उनका निर्माण करके हमें घर घर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवानी होगी दोस्तों। इससे हमें ग्रामीण बस्ती की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी दोस्तों। अपने दूसरा देखिए, प्रत्येक घर में शौचालय एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की व्यवस्था की जानी चाहिए दोस्तों। तीसरा देखिए, प्रत्येक बस्ती में विद्यालय एवं चिकित्सालय का निर्माण किया जाना चाहिए दोस्तों। ये थे अपने 3 ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के उपाय। पहला, टंकियों का निर्माण कर घर घर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, प्रत्येक घर में शौचालय कूड़ा कचरा निस्तारण की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक बस्ती में विद्यालय एवं चिकित्सालय निर्माण किया जाना चाहिए। ओके दोस्तों। 8वां प्रश्न देखिए, प्रवास के 2 कारण बताइए दोस्तों। प्रवास के 2 कारण दोस्तों देखिए, पहला है अपकर्ष कारक दोस्तों, दूसरा है प्रतिकर्ष कारक दोस्तों। पहले अपकर्ष कारक में देखिए दोस्तों, नगरों में बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च वेतन, रोजगार की नियमितता दोस्तों, रोजगार की नियमितता, उच्च शिक्षा, मनोरंजन के साधन आदि सुविधाओं के कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर अधिक प्रवास होता है दोस्तों। यह था अपने प्रवास का पहला अपकर्ष कारक दोस्तों। दूसरा देखिए प्रतिकर्ष कारक दोस्तों, यह कारक व्यक्ति को अपना निवास स्थान छोड़ने को बाध्य करते हैं दोस्तों। गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी, भूकंप दोस्तों, युद्ध, स्थानीय संघर्ष तथा स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव आदि कारणों को प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत सम्मिलित करते दोस्तों। यह था अपना प्रवास के 2 कारण, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। ओके दोस्तों। अपना 9वां प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें दोस्तों। क्या? जनसंख्या घनत्व देखिए दोस्तों, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य किसी क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से दोस्तों क्या
1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से दोस्तों। उदाहरण के लिए भारत में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का दोस्तों। भारत के अंदर जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ओके, ये था अपना जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। अपना 10वां प्रश्न है, भारत में गुच्छित बस्तियों के 2 उदाहरण दीजिए दोस्तों। क्या? भारत में गुच्छित बस्तियों के 2 उदाहरण दोस्तों। देखिए, पहला, भारत में यह बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है दोस्तों। दूसरा देखिए दोस्तों, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये जल संसाधनों के निकिर तथा नागालैंड और बुंदेलखंड में पाई जाती है दोस्तों। क्या दोस्तों? भारत में गुच्छित बस्तियों के 2 उदाहरण देखिए दोस्तों। पहला तो यह था कि बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है दोस्तों। दूसरा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये जल संसाधनों के निकट तथा नागालैंड और बुंदेलखंड में पाई जाती है दोस्तों। 11 प्रश्न देखिए, आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया दोस्तों? दोस्तों, क्या आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया दोस्तों? देखिए इसका आंसर दोस्तों। देखिए, अंग्रेजों के आगमन का मुख्य कारण व्यापार करना था। क्या दोस्तों? अंग्रेजों के आगमन का मुख्य कारण व्यापार करना था, अतः उन्होंने तटीय स्थानों पर नगरों का विकास किया ताकि वे समुद्री मार्ग से जहाजों के माध्यम से दोस्तों। क्या? समुद्री मार्ग से जहाजों के माध्यम से वस्तुओं को भारत में ला सके एवं यहाँ से वस्तुओं को बाहर भेज सके दोस्तों। क्या? बाहर भेज सके। इसी कारण उन्होंने सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता का विकास किया दोस्तों। यह था अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अपना 12वां प्रश्न है, साझा संपत्ति संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए दोस्तों। क्या? साझा संपत्ति संसाधन पर। तो देखिए इसका उत्तर, इसके अंतर्गत सम्मिलित भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों की सरकार के स्वामित्व में होती है दोस्तों। क्या? इसके अंतर्गत सम्मिलित भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों की सरकार के स्वामित्व में होती है। इन संसाधनों के क्या दोस्तों? इन संसाधनों के उपयोग हेतु सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है तथा उनके कुछ विशेष कर्तव्य भी हैं। सामुदायिक वन, चारागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र तथा अन्य सामाजिक स्थान साझा संपत्ति संसाधन के उदाहरण दोस्तों। यह था अपना साझा संपत्ति संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी। ओके दोस्तों। अपना 13वां प्रश्न है, जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते दोस्तों? जल संभर प्रबंधन देखिए आप, जल संभर प्रबंधन वस्तुतः धरातलीय तथा भूमिगत जलीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन ही। क्या दोस्तों? धरातलीय तथा भूमिगत जलीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन ही जल संभर प्रबंधन कहलाता है दोस्तों। इसके अंतर्गत अनावश्यक बहते जल को रोककर विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण तालाब, पुनर्भरण कुओं आदि के द्वारा भूम या भूमिगत जल का संचय और पुनर्भरण किया जाता है दोस्तों। यह था अपना जल संभर प्रबंधन दोस्तों। अपना 14वां प्रश्न सुमेलित वाला आएगा दोस्तों। बोर्ड के अंदर भी दोस्तों अपना जो 14वां प्रश्न आएगा दोस्तों, वो सुमेलित वाला ही आएगा दोस्तों, जो अपना 1.5 नंबर का होगा दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, जल मार्ग दे रखे हैं एक तरफ इनका विस्तार दे रखा है दोस्तों। पहला अपना राष्ट्रीय जल मार्ग 1, राष्ट्रीय जल मार्ग 2, राष्ट्रीय जल मार्ग 3 दोस्तों। इसमें दे रखा है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के बराबर में सदिया धुबरी विस्तार। तो दूसरे राष्ट्रीय जल मार्ग के अंदर कोट्टापुरम कोल्लम विस्तार दोस्तों। तीसरा राष्ट्रीय जल मार्ग 3 दोस्तों, इसके अंदर इलाहाबाद हल्दिया विस्तार दोस्तों। इसका आंसर देखिए अब आप किससे क्या आएगा दोस्तों। देखिए जलमार्ग दोस्तों, जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग दोस्तों 1, ये दोस्तों ये इलाहाबाद हल्दिया विस्तार से आएगा दोस्तों। क्या? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इसका विस्तार दोस्तों इलाहाबाद हल्दिया विस्तार दोस्तों। दूसरा था अपना राष्ट्रीय जलमार्ग 2 दोस्तों, ये सदिया धुबरी विस्तार दोस्तों। अपना तीसरा था राष्ट्रीय जलमार्ग 3 दोस्तों, ये कोट्टापुरम के दोस्तों कोट्टा कोल्लम विस्तार दोस्तों। यह था अपना 14 प्रश्न का आंसर। ठीक है दोस्तों यह अपने खंड ब का 15वां और आखिरी प्रश्न, बड़ी लाइन और मीटर लाइन में अंतर स्पष्ट करेगा दोस्तों। बड़ी लाइन और मीटर लाइन में अंतर स्पष्ट करना दोस्तों। बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में कहा जाता है दोस्तों, ध्यान देना।
ब्रॉड गेज लाइन भी कहा जाता है। इसमें पटरियों के बीच की दूरी 1.16 मीटर, दोस्तों ध्यान देना, इसमें पटरियों के बीच की दूरी 1.16 मीटर होती है, जबकि मीटर लाइन अथवा मीटर गेज में रेल पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। दोस्तों यह था अपना बड़ी लाइन और मीटर लाइन में अंतर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। दोस्तों अपना खंड सा देखिए दोस्तों, इसके अंदर अपने दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा दोस्तों। अब अपना जो भी प्रश्न आएगा दोस्तों खंड सा के अंदर दोस्तों, वह अथवा के अंदर आएगा दोस्तों। अर्थात 16 के बाद जो भी प्रश्न आएंगे अपने एंड तक दोस्तों, उनमें अथवा वाला क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। देखिए अपना 16 प्रश्न, भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए दोस्तों। क्या भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए दोस्तों। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए आप, फुटकर व्यापार दोस्तों, क्या फुटकर व्यापार का विश्लेषण कीजिए दोस्तों। ये जो भी अपना प्रश्न आएगा दोस्तों 3 नंबर का दोस्तों वो अपने खंड सा के अंदर 3 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों। देखिए भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए दोस्तों, इसका उत्तर देखिए आप। दोस्तों देखिए भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं दोस्तों। पहला देखिए, भारत में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से दर्शनीय प्राकृतिक स्थलों पर बड़े अस्पतालों का प्राकृतिक स्थलों पर बड़े अस्पतालों का निर्माण किया जाना चाहिए दोस्तों। यह था अपना पहला पॉइंट दोस्तों। दूसरा देखिए, हमारे चिकित्सकों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि देशी विदेशी पर्यटक आकर्षित हो सके दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए, हमें देश के साथ साथ विदेशों में भी हमारी चिकित्सा पर्यटन की सुविधाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए दोस्तों। चौथा पॉइंट देखिए, भारत को अपनी चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयास करने होंगे। क्या दोस्तों, भारत को अपनी चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयास करने होंगे दोस्तों। पांचवा देखिए दोस्तों, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अन्य आधारभूत ढांचे यथा जल, विद्युत, सड़कें, संचार व परिवहन साधन आदि का विकास एवं विस्तार करना चाहिए दोस्तों। छठा देखिए, हमें चिकित्सकों एवं अन्य सहायक कर्मियों की संख्या में वृद्धि करनी होगी, विशेष रूप से शल्य कर्मियों की संख्या में काफी वृद्धि करनी होगी दोस्तों। यह था अपने भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रयास करने के उपाय। ठीक है दोस्तों, ये अपने 6 उपाय हो गए। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, अब हम इसका अथवा वाला क्वेश्चन था फुटकर व्यापार का विश्लेषण करें दोस्तों। इसका उत्तर देखिए आप। दोस्तों इनमें से आपको करना है एक ही है, आपको ऊपर वाला था तो ऊपर वाला करना है, नीचे वाला था नीचे वाला करना है दोस्तों। मैं तो आपको दोनों बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों अथवा का उत्तर देखिए दोस्तों, फुटकर व्यापार दोस्तों। फुटकर व्यापार में देखिए दोस्तों, फुटकर व्यापार वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अर्थात इसमें फुटकर विक्रेता सीधे उपभोक्ताओं को वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है दोस्तों, जैसे फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा दोस्तों इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण क्या दोस्तों। द्वार से देखिए फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण दोस्तों इसके फुटकर व्यापार के दोस्तों। बाकी देखिए, फुटकर व्यापार में बृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे दोस्तों। ये निम्न दोस्तों, पहला देखिए विभागीय भंडार दोस्तों। विभागीय भंडार वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं दोस्तों। क्या विभागीय भंडार दोस्तों। इसके आगे देखिए श्रृंखला भंडार, अत्यधिक मित व्यवस्था दोस्तों। मित व्यवस्था से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अन्य कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। ठीक है दोस्तों, यह था अपना फुटकर व्यापार का विश्लेषण। ठीक है दोस्तों,
हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए 17% कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को वर्गीकृत करिए। दोस्तों कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत, अथवा वाला क्वेश्चन देखिए आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग को वर्गीकृत किया। दोस्तों पहला था आपने कच्चे माल के आधारित उद्योग को वर्गीकृत किया दोस्तों, दूसरा था हमने आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत। दोस्तों पहले इसका उत्तर देखेंगे हम कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण। दोस्तों देखिए कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। दोस्तों पहला है अपना कृषि आधारित। दोस्तों प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों में भोजन तैयार करने वाले उद्योग जैसे शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, मसाले, तेल एवं वस्त्र तथा रबड़ उद्योग आते हैं। दोस्तों किसके अंदर? अपने कृषि आधारित उद्योग के अंदर। तो दूसरा देखिए खनिज आधारित उद्योग। दोस्तों इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग क्या दोस्तों इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा एवं जवाहरात उद्योग आदि। ठीक है दोस्तों। तीसरा देखिए अपने कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। रसायन आधारित उद्योग। दोस्तों इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, यथा पेट्रो रसायन उद्योग में क्या दोस्तों पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग किया जाता है, कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण आदि रसायन आधारित उद्योग। ठीक है दोस्तों। अपना दोस्तों चौथा देखिए वनों पर आधारित उद्योग। दोस्तों वनों से प्राप्त अन्य मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होती है। दोस्तों फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी दोस्तों, और बांस एवं लाख उद्योग के लिए लाख वनों से प्राप्त होती है। दोस्तों यह था अपना वनों पर आधारित उद्योग। दोस्तों पांचवा देखिए पशु आधारित उद्योग। दोस्तों इसमें चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उपयोग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों। यह था अपना पशु आधारित उद्योग। दोस्तों इस प्रकार हमने कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 प्रकारों में बांटा गया। दोस्तों पहला था अपना कृषि आधारित। दोस्तों उसके बाद दोस्तों अपना था खनिज आधारित। दोस्तों उसके बाद अपना रसायन आधारित। दोस्तों उसके बाद वनों पर आधारित उद्योग, उसके बाद अपना 5 होता पशु आधारित उद्योग। दोस्तों ये थे अपने कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। दोस्तों सातवां वाला उत्तर देखिए आप आकार के आधार पर विनिर्माण के उद्योगों को वर्गीकृत करें। दोस्तों आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों देखिए अथवा का उत्तर दोस्तों आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। दोस्तों किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या दोस्तों विनिर्माण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों पहला देखिए कुटीर उद्योग। दोस्तों कुटीर उद्योग यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों के द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। दोस्तों इनमें मुख्यतः खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर। तो आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों आप छोटे पैमाने के उद्योग। दोस्तों पहले हमारा पहला था कुटीर उद्योग। दोस्तों अपना दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। दोस्तों इनके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। दोस्तों इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। रोजगार के अवसर इन उद्योगों में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। ठीक है दोस्तों। अपना तीसरा देखिए बड़े पैमाने के उद्योग। दोस्तों बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यह था अपने आकार के आधार पर निर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों हमने 3 वर्गीकरण थे इसके अंदर, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है दोस्तों। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अपने खंड स का आखिरी 18% देखिए दोस्तों, ये अपना आखिरी प्रश्न दोस्तों खंड स का। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। दोस्तों साथ वाला क्वेश्चन देखिए जल गुणवत्ता में ह्रास के कारणों का संक्षेप में वर्णन करें। दोस्तों पहले हम राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 3 विशेषताओं वाला क्वेश्चन करेंगे।
दोस्तों देखिए उसका उत्तर। दोस्तों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषता है। दोस्तों पहली विशेषता देखिए दोस्तों, जल आवंटन में पहली बार, क्या दोस्तों, जल आवंटन में पहली प्राथमिकता सभी मानव जाति और प्राणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की होनी चाहिए। क्या दोस्तों, जल आवंटन में पहली बार प्राथमिकता सभी मानव जाति और प्राणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की होनी चाहिए, अर्थात सभी मानव जाति एवं अन्य प्राणियों के लिए पेयजल हेतु पर्याप्त एवं शुद्ध जल उपलब्ध होना चाहिए। दोस्तों दूसरा देखिए, जिन क्षेत्रों में पेयजल का कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं है वहां बहुउद्देशीय परियोजनाओं में, क्या दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने के पर्याप्त एवं शुद्ध जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों तीसरा देखिए और आखिरी पॉइंट देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषता ये भी रखी गई कि सतही और भौम जल दोनों की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से होनी चाहिए एवं जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए। दोस्तों ये थे अपने भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, ये थी अपने भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 3 विशेषताएं। ओके दोस्तों, अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, जल गुणवत्ता में ह्रास के कारणों का संक्षेप में होना। दोस्तों देखिए उसका उत्तर। दोस्तों देखिए अथवा का उत्तर, जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से। दोस्तों इसमें सामान्यतः जल बाहरी पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्टों के मिलने से प्रदूषित हो जाता है, जिस कारण जल मानव उपयोग के योग्य नहीं रह पाता। यह प्रदूषित जल जब झीलों, सरिताओं, समुद्रों और अन्य जलाशय से मिलता है तो यह विषैले पदार्थ उस जल में घुल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं, दोस्तों नीचे तक पहुंच जाते हैं, जिससे भौम जल भी प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार जल के गुणों में हुई कमी के कारण जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। भारत में गंगा और यमुना सबसे प्रदूषित नदियां हैं। वर्तमान में मानव कृत कारणों के कारण सबसे अधिक जल प्रदूषित होता है। क्या दोस्तों, वर्तमान में मानव कृत कारणों के कारण से सबसे अधिक जल प्रदूषित होता है। दोस्तों यह था अपने अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है दोस्तों अब आता है अपना खंड द। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों अपने निबंधात्मक प्रश्न आएंगे दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों अपने 3 प्रश्न आएंगे दोस्तों, ये भी अथवा के अंदर आएंगे दोस्तों, 4 नंबर के होंगे दोस्तों। 19वां 20वां प्रश्न अपने प्रश्नों का होगा दोस्तों अपना 21वां और आखिरी प्रश्न दोस्तों मैप वाला होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 19वां प्रश्न, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले दोस्तों आर्थिक कारकों का वर्णन करना है। दोस्तों क्या हमने आर्थिक कारकों का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक कारकों का दोस्तों अथवा वाला उत्तर देखिए दोस्तों, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? एशियाई देशों में कम लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख करेगा दोस्तों। एशियाई देशों में कम लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख करें। दोस्तों पहले हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का वर्णन करेंगे। दोस्तों देखिए इसका उत्तर। दोस्तों देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। दोस्तों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख आर्थिक कारक निम्न प्रकार हैं। दोस्तों देखिए पहला अपना खनिज। दोस्तों देखिए खनिज के बारे में, खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों की स्थापना को आकर्षित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को संघन बना देते हैं। यथा अफ्रीका की कंटगा तथा जाम्बिया की तांबा पेटी इसका अच्छा उदाहरण। ठीक है दोस्तों, यह था अपना जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला पहला आर्थिक कारक। दोस्तों दूसरा देखिए नगरीकरण। दोस्तों नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। उत्तम किस्म की नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की तरफ खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है तथा नगरों का आकार बढ़ जाता है। दोस्तों यह था अपना जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा आर्थिक कारक। दोस्तों तीसरा देखिए औद्योगिकरण। दोस्तों औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है तथा बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते हैं,
अपितु परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले भी होते हैं। यथा जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की स्थापना होने के कारण सघन बसा हुआ दोस्तों। यथा अपने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला तीसरा आर्थिक कारक दोस्तों। चौथा देखिए यातायात की सुविधा, यातायात के साधनों की सुविधाओं के कारण उद्योग, कृषि तथा व्यापार का विकास होता है। साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन क्या दोस्तों साइबेरियन रेल मार्ग के विकास के कारण अन्य नगर बस गए हैं। पर्वतीय भागों में यातायात के साधनों की कमी के कारण विरल जनसंख्या का जमाव पाया जाता है दोस्तों। यह था आपने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला चौथा आर्थिक कारक दोस्तों। इस प्रकार आपने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले चार आर्थिक कारक दोस्तों। पहला हमने पढ़ा था खनिज, दूसरा नगरीकरण दोस्तों, तीसरा औद्योगिकरण दोस्तों, चौथा हमने यातायात की सुविधा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों, वो आप इसका तो वाला क्वेश्चन देखिए। लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? एशियाई देशों में कम लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख करें। तो दोस्तों देखिए इसका उत्तर दोस्तों, ये देखिए अथवा का उत्तर दोस्तों। इसमें पहला है लिंगानुपात जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है दोस्तों। लिंगानुपात की गणना कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है दोस्तों। पहला देखिए पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुणा 1000 दोस्तों। क्या? पहले पुरुष फिर स्त्री फिर गुणा 1000 दोस्तों अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। ठीक दोस्तों भारत में लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र काम में लिया जाता है दोस्तों। देखिए स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000 दोस्तों। तो दोस्तों कुछ देशों में दोस्तों पहले पुरुष आता था फिर स्त्री फिर गुणा 1000 दोस्तों लेकिन अपने भारत के अंदर दोस्तों पहले स्त्रियों की जनसंख्या फिर बट्टा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000 दोस्तों अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इस लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। क्या दोस्तों? कि लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है दोस्तों अब देखिए एशियाई देशों में कम लिंगानुपात के क्या क्या कारण दोस्तों एशियाई देशों में कम लिंगानुपात के निम्न कारण है दोस्तों। पहला देखिए कहीं एशियाई देश अल्प विकसित एवं विकासशील है जहाँ स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या की घटनाएं अधिक होती है अतः यह लिंगानुपात कम पाया जाता है। ठीक दोस्तों, यह था आपने एशियाई देशों में कम लिंगानुपात का पहला कारण दोस्तों। दूसरा देखिए यहाँ पर महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न की घटनाएं अधिक होती है, इस कारण लिंगानुपात कम पाया जाता है दोस्तों। तीसरा देखिए यहाँ महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर कम होना भी कम लिंगानुपात का कारण है दोस्तों। चौथा देखिए अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में बेटों को बेटियों से अधिक महत्व दिया जाता है जिस कारण में लिंगानुपात में कमी आती है दोस्तों। क्या लिंगानुपात में कमी आती है दोस्तों? यह था अपना 19वां प्रश्न दोस्तों, एशियाई देशों में कम लिंगानुपात के कारण और लिंगानुपात। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। अपना 20वां प्रश्न, भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या दोस्तों? भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन करिए दोस्तों। या तो वाला क्वेश्चन देखिए नई औद्योगिक नीति 1991 ने भारत में औद्योगिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया। क्या दोस्तों? नई औद्योगिक नीति 1991 ने भारत में औद्योगिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए दोस्तों इसका उत्तर किस प्रकार प्रभावित किया दोस्तों। पहले हम भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर देखिए आप दोस्तों देखिए भारत में लौह इस्पात उद्योग से भारत में अर्थव्यवस्था का एवं अन्य उद्योगों का तीव्र विकास हुआ है। क्या दोस्तों? लौह इस्पात उद्योग से भारत में अर्थव्यवस्था का एवं अन्य उद्योगों का तीव्र विकास हुआ है। यहाँ कच्चा माल स्रोतों के निकट लौह इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात कारखाने एवं छोटी इस्पात मिलें शामिल हैं। इस उद्योग के एकीकृत इस्पात कारखाने निम्न प्रकार है दोस्तों। पहला देखिए टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को। ठीक दोस्तों, इसके अंदर देखिए यह मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के समीप स्थित है। क्या दोस्तों? मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के समीप स्थित है और यहाँ निर्मित इस्पात का निर्यात कोलकाता बंदरगाह से किया जाता है। ठीक दोस्तों, अपना दूसरा देखिए भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ईस्को। दोस्तों इसका पहला कारखाना हीरापुर, दूसरा कुल्टी और तीसरा बनपुर में स्थापित किया गया था।
जिन पर वर्तमान में इंडियन आयरन स्टील कंपनी का अधिकार है दोस्तों। तीसरा देखिए विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स विश्व का दोस्तों, यह बाबा बुदन का दोस्तों, बाबा बुदन के पार्टियों के केयान गुंडी के लो अयस्क क्षेत्रों के दोस्तों, गुंडी के लो अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। इस कारखाने का प्राचीन नाम मैसूर लोहा और इस्पात वर्कस था दोस्तों। चौथा देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। इसे निकटवर्ती झरिया तो दोस्तों, निकटवर्ती झरिया जिसे झारखंड के दोस्तों, झारखंड कोयला क्षेत्र और सुंदरगढ़ एवं केंदुझर के दोस्तों, केंदुझर लो क्षेत्रों से कच्चे माल की सुलभ उपलब्धता के आधार पर स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों। 500 देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों, यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। इस संयंत्र की स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई के दोस्तों, दुर्ग जिले में की गई थी दोस्तों, दुर्ग जिले में की गई थी। यहाँ उत्पादित इस्पात के अधिकांश भाग का उपयोग विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिप यार्ड में किया जाता है। क्या दोस्तों, दोबारा ध्यान देना, विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिप यार्ड में किया जाता है दोस्तों। छठा देखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कोलकाता के दोस्तों, कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित इस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से पश्चिमी बंगाल में दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित इस संयंत्र को कोयला रानीगंज और जरिया से तथा लोहा अयस्क नोवामंडी का दोस्तों, नोवामंडी से प्राप्त होता है दोस्तों। अपना 7वां देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र दोस्तों, इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर रूस के सहयोग से 1964 में झारखंड के बोकारो क्षेत्र में की गई थी। इस संयंत्र को जल विद्युत की आपूर्ति दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन द्वारा की जाती है। ठीक दोस्तों। अपना 7वां के दोस्तों लो इस्पात उद्योग का दोस्तों अपना आखिरी और 8वां पॉइंट देखिए दोस्तों, अन्य इस्पात संयंत्र। देश में चतुर्थ योजना काल में 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल क्या दोस्तों, चतुर्थ योजना काल में 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल से दूर दक्षिण भारत में स्थापित किए गए थे। इनमें विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित विजाक इस्पात संयंत्र पहला पत्तन आधारित संयंत्र था। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। दूसरा दोस्तों विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक के होसपेट विकसित किया गया, जिसमें स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तीसरा सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में 1982 में शुरू किया गया था। क्या दोस्तों, ये थे अपने 8 लो इस्पात कंपनियां। ठीक है दोस्तों, यह था अपना 20वां प्रश्न, भारत में लो इस्पात उद्योगों का विस्तार से वर्णन। ठीक है दोस्तों। अब चलिए अपने अथवा वाले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अपना 20वां का अथवा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, नई औद्योगिक नीति 1991 ने भारत में औद्योगिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया। दोस्तों चर्चा करें। दोस्तों देखिए इसका उत्तर, दोस्तों देखिए अथवा का उत्तर, नई औद्योगिक नीति 1991 ने भारत के औद्योगिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। कि दोस्तों सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। नई औद्योगिक नीति 1991 के 3 प्रमुख लक्ष्य उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण थे। दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप देश के औद्योगिक विकास में पर्याप्त उन्नति हुई है। इसमें इन्होंने निम्न प्रकार से सहयोग किया। दोस्तों देखिए अपना पहला है सुरक्षा, सामरिक एवं पर्यावरण से संबंधित 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। दोस्तों दूसरा देखिए अब वर्ष 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 4 रह गई। परमाणु शक्ति तथा रेलवे से संबंधित उद्योग को सार्वजनिक रखकर शेष उद्योगों के लिए निजी क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए गए। दोस्तों
तीसरा देखिए, सरकार के सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों में कुछ भाग वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और कामगारों को देने का निश्चय किया। दोस्तों चौथा देखिए, किसी भी उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा समाप्त कर दी गई और लाइसेंस मुक्त सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई। ठीक दोस्तों। पांचवा देखिए दोस्तों, उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को घरेलू निवेश के रूप में मान्यता दी गई। इससे भारतीय उद्योग में भारतीय उद्योगों में विदेशी निवेश के दरवाजे खुल गए दोस्तों। छठा देखिए, नए सेक्टर जैसे खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरा खोल दिया गया दोस्तों। इस सबसे भारत के औद्योगिक विकास में बहुत सहायता मिली। देश में कई उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी तेजी से विकास हुआ। कई क्षेत्रों को निजी क्षेत्र हेतु खोलने के कारण क्या दोस्तों दोबारा से देखिए, देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी तेजी से विकास हुआ। कई क्षेत्रों को निजी क्षेत्र हेतु खोलने के कारण उन क्षेत्रों में उद्योगों का तीव्र गति से विस्तार हुआ। दोस्तों यह था अपने अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर। नई क्रांति नई औद्योगिक नीति 1991 ने भारत के औद्योगिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। दोस्तों अपने खंड का लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जो अपने में वाला था दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 21 से 22 मानचित्र कार्य से संबंधित है। प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक दोस्तों, 2 + 2 = 4। ठीक दोस्तों। देखिए दोस्तों 21वां, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाए दोस्तों। पहला अपना पाकिस्तान दोस्तों, दूसरा श्रीलंका, तो तीसरा बांग्लादेश और चौथा दोस्तों इंडोनेशिया दोस्तों। इन चारों को में विश्व के रेखा मानचित्र में दर्शाना है दोस्तों। देखिए इसका आंसर दोस्तों ये देखो अपने संसार का मैप है दोस्तों। इसके अंदर देखिए पहला था अपना पाकिस्तान दोस्तों। जैसे कि आप इसमें पाकिस्तान देख रहे दोस्तों, आपको पाकिस्तान मिल गएगा दोस्तों। ये देखो भारत के देखो ब्लैक हो रखा है दोस्तों, यहाँ पर अपना पहला पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों जो अपना दूसरा था श्रीलंका दोस्तों आपको श्रीलंका भी दिख गएगा दोस्तों। ये देखो श्रीलंका यहाँ पर है दोस्तों। ये देखो श्रीलंका, ये देखो यहाँ पे श्रीलंका। ठीक दोस्तों जो अपना तीसरा था दोस्तों बांग्लादेश। तो दोस्तों आपको बांग्लादेश दिख गएगा दोस्तों। ये तो बांग्लादेश यार आपने, ये देखो ये बांग्लादेश अपने भारत के अंदर। ये देखो 7 बहनें बोलती जिसे इधर है दोस्तों। अपना चौथा था इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया देखिए दोस्तों आपको, ये दोस्तों आपको इंडोनेशिया दिख गए होगा दोस्तों। ये देखो ये रहा इंडोनेशिया। ओके दोस्तों, ये था अपने विश्व के 4 जनसंख्या वाले देश। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे भारत का मैप। दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 22, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित वस्त्र उद्योग केंद्रों को दर्शाए दोस्तों। पहला था अपना भीलवाड़ा दोस्तों, दूसरा अपना बड़ोदरा दोस्तों, तीसरा अपना कोयम्बटूर दोस्तों, चौथा था अपना वाराणसी। तो अपना 22वां प्रश्न है दोस्तों। देखिए दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित वस्त्र उद्योग केंद्रों को दर्शाए दोस्तों। पहला है अपने भीलवाड़ा दोस्तों, दूसरा बड़ोदरा दोस्तों, तीसरा कोयम्बटूर दोस्तों, चौथा वाराणसी दोस्तों। देखिए इसका उत्तर दोस्तों अपना पहला था भीलवाड़ा। तो दोस्तों अपने भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर दोस्तों अपना दूसरा था बड़ोदरा दोस्तों, ये अपने राजस्थान के नीचे जस्ट गुजरात के अंदर दोस्तों। ठीक दोस्तों, भीलवाड़ा बड़ोदरा हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों अपना वाराणसी था दोस्तों। अपने वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर। और दोस्तों अपना कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अपने 4 वस्त्र उद्योग केंद्र हो गए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे बोर्ड मॉडल पेपर द्वारा जारी 22 प्रश्न का दोस्तों, बोर्ड मॉडल पेपर द्वारा जारी 22 प्रश्न। ठीक दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यह था आज का हमारा यह वीडियो, माध्यमिक बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का प्रारूप दोस्तों भूगोल विषय का। ठीक दोस्तों इस तरह से आएगा हमारे बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर।
तो दोस्तों इस तरह से आएगा हमारे बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आप हमारे स्टडी वाले चैनल को लाइक, तो कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।